कि आपको बाहर से महाराष्ट्र की राजनीति कैसे दिखती है? मुझे ये दिख रहा है कि इंशाअल्लाह इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 साल पहले यहाँ की आवाम ने, जनता ने बिला लिहाज समुदाय को देखे, मज़हब को देखे, कास्ट को देखे, एक हिस्टोरिकल कामयाबी इम्तियाज़ जलील साहब को दी है। और मेरी नज़र में इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत बेहतरीन तरीक़े से औरंगाबाद की जनता की खिदमत की, उनकी तकालीफ को, उनके मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया। मुझे यकीन है कि दोबारा इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम इम्तियाज़ जलील साहब को अपना MP बनाकर उनको कामयाब करेगी, क्योंकि दूसरी जानिब जो पार्टीज़ है वो उनकी जो राजनीति है वो नफ़रत के ऊपर बनी हुई है। वो गलतफहमी फैलाना, गाली देना, दिलों को तोड़ना। इम्तियाज़ साहब उसके ऑपोजिट में काम किए, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा आएगा। नहीं, बाड़ा साहब से हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, और मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं इम्तियाज़ साहब, हमारे पार्टी के तमाम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। राउत ने आज बुल्ढाना में सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पैदा हुए और दिल्ली से पूरी सत्ता चला रहे हैं और महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा रहे हैं। गांधी को मारने वाले कहाँ पैदा हुए थे? गोडसे कहाँ पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहाँ पैदा हुए थे? भिवंडी के फसाद में जो गरीब लोग बर्बाद हुए, उनको बर्बाद करने वाले कहाँ पैदा हुए थे? तो ये सब सोचना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, को घर को आग लगी, घर के चिराग से का मामला है ये। तो हम तो आग बुझाने वाले हैं और हम अमन को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये जो महाशय का आप नाम लिए, वो 2014 में कुछ और बोल रहे थे। 2014 में क्या बोले वो? हिंदू हृदय सम्राट, इन्होंने अपना लिखे भी थे आर्टिकल में। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, देखो आप। तो ये इनका ये चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सियासत करते हुए संविधान को बचाने के लिए हमने चेंज किया है। वो कभी अपने लिखे हुए एडिटोरियल्स को पढ़ लें तो उनको आईना दिख जाएगा। अब 5 सवालात हो गए, 6 हो गए, 6। हाँ, किसके ऊपर? देखिए, एक बात सुनिए, मैं कोई बादशाह का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं आपका स्पोक्स पर्सन हूं, आम जनता का स्पोक्स पर्सन हूं। और सुनिए, भारत को संविधान मिलने के बाद ही कोई राजा नहीं रहा, सब बराबर हो गए। तो हम बात करेंगे संविधान के दायरे में रहकर आज़ादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया था। अब ये बादशाह के बारे में मैं बोलूं, उनका स्पोक्स पर्सन बनूं, मैं नहीं बन सकता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं। ये अभी मैं इम्तियाज साहब जो है ना, ये जितने बड़े कंपनी के लोगों ने 8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया, 1500 करोड़ के करीब ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब BRS पार्टी को दिया, DMK को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, RJD को दिया। मगर इन तमाम लोगों में ये जो खरीदार थे, ये बिकने तैयार हो गए। खरीदार इनको खरीद लिया, और हमारी बैड लक बोलिए या गुड लक बोलिए, हमको एक पैसा नहीं मिला, मगर फिर भी हमारे गले में सांप है बी टीम का। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सही करार दिया।
मगर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाए हैं उनसे वसूल करूंगा, या तो खा के हजम करके डकार ले रहे। 80-90% तेलंगाना जो बॉन्ड खरीदे ना पूरे हैदराबाद में है, और हैदराबाद के एमपी को सुक्का मार दिए। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों का मर्डर होता है, उस इल्जाम में एक जाकिर नामी शख्स को एनकाउंटर में मारा जाता है। देखिए, वो जो वाकया हुआ है वो एक क्रिमिनल वाकया है और उसकी हम स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में उसका कंडेम करते हैं कि मासूम बच्चों का कत्ल करना ये कोई इंसान नहीं कर सकता, और इस तरह से उनको कत्ल करना, उनको मारना, हम उसका कंडेम करते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट्स हैं, अदालत है, कानून है, तो कानून से उनको पनिशमेंट दिलाओ। आप रूल ऑफ लॉ से देश को चलाइए, रूल ऑफ गन से मत चलाइए। मगर वो जो ट्विन मर्डर हुए, हम उसका स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल वे में उसका कंडेम करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कई सारे मुसलमानों के जो शौक है, हाँ, वो जो समाजी सोशल बाइकआउट का धमकी दी जा रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, और वहाँ के प्रदेश की सरकार को इसको रोकने की ज़रूरत है। ये सोशल बाइकआउट, अनटचेबिलिटी संविधान में इलीगल है, ये गलत है ये, और ऐसा होना बहुत गलत है। ये पर कई सारे एप्लीकेशन आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या करेंगे आप? मैं भी पार्टी हूँ उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि CAA को आपको NRC और NPR से जोड़ के देखना है। हमने जब मेयर इम्तियाज जलील साहब ने उस बिल को फाड़ा था और हमारी पार्टी की तरफ से हमने कहा था कि CAA को अकेला मत देखिए, आप NPR NRC बनाएंगे, तो उस वक्त के होम मिनिस्टर और अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि OECD इस देश में NPR NRC आएगा, हमारे मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए। और इस देश में खाली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5%। आधार कार्ड आप लोगों ने है? आधार कार्ड जाके घर को देखो, पीछे लिखा हुआ है कि वो भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो ये लोग बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। इनका असल मकसद ये है कि CAA को लागू करके NPR NRC कराई जाए, ताकि इसमें अल्पसंख्यक समाज को अपने ही देश में परेशान कर दिया जाए। इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। इसीलिए इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना, हर 6 महीने इलेक्शन होना, तो गरीबों का फायदा होता ना। अब देखो आप, हाँ सही है, गरीबों का फायदा कैसा होगा? वरना पप्पा जी 5 साल के लिए बैठे रहेंगे, 4 साल के बाद डकार लेके बोलेंगे अरे जनता है अभी, अब चुनाव है तो पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, गैस कम हुआ। और 1 नेशन 1 इलेक्शन भारत के संविधान के फेडरलिज्म के खिलाफ है। इसके खिलाफ भी हम खुद जाकर वो जो कमेटी बनाई गई थी प्रेसिडेंट कोविंद साहब के, हम जाके बोले ये गलत है। आप कैसा विधानसभा, पार्लियामेंट, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल चुनाव एक साथ करेंगे? भाई जनता के मुद्दा अलग होगा ना, जैसा यहाँ पर पीने का पानी का मुद्दा है, नेशनल में नहीं होगा। विधानसभा में करप्शन होगा, नेशनल में कुछ और होगा। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन करा के तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये गलत होगा।